हम लोग पढ़ चुके थे आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था और एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा रंगून में, जिसमें देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे, वित्त अध्यक्ष AC चटर्जी थे, प्रचार एवं प्रसारण विभाग जो है SA अय्यर के पास था और महिला संगठन का कार्यभार लक्ष्मी सहगल के पास था। लक्ष्मी सहगल जो थी रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी जो आज़ाद हिंद फौज के संगठन के अंतर्गत, उसका नेतृत्व कर रही थी। उसमें और सारे संगठन बनाए गए थे, जैसे सुभाष ब्रिगेड था, इसमें शहनवाज खान थे। आज़ाद ब्रिगेड था जिसमें गुलजार साहब थे, गुलजार नहीं कहें, गुलजारा सिंह थे, नाम था गुलजारा सिंह, ये गुलजार गीतकार नहीं, गुलजारा सिंह, ठीक है। आज़ाद ब्रिगेड गुलजारा सिंह। गांधी ब्रिगेड थे इनायत खान। नेहरू ब्रिगेड थे GS ढिल्लों। नेहरू ब्रिगेड थे GS ढिल्लों। पता है वेबल प्लान हम लोग पढ़ने जा रहे थे, 1945 की घटना। वेबल प्लान होता क्या है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई और वायसराय निम्नलिखितों की जगह वेबल भारत के वायसराय बन के आए। फिर आगे क्या होता है कि मई 1945 तक सभी राजनीतिक नेता जेल से रिहा कर दिए गए तथा जून 1945 को वेबल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कुछ शर्तें थीं, ठीक है। वेबल जो वायसराय बन के आया था 1945 में, शर्त क्या थी? केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। दूसरा था कि कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। सभी राजनीतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। ये सब बेबल के प्लान है। आगे क्या प्लान था कि बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने भाग लिया। देखिए दोनों तरफ से मुस्लिम थे। जो कांग्रेस का प्रतिनिधि था उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे और लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएं, ठीक है। जिन्ना ने मांग किया कि जो परिषद बनाई जाएगी उसके सभी सदस्य मुस्लिम लीग से रहें क्योंकि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग सम्मेलन की असफलता का कारण हो गया। बिल्कुल जिन्ना साहब गलत थे। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को वीटो का अधिकार मिला। शिमला सम्मेलन में मुस्लिमों को वीटो का अधिकार मिला, जो यह था कि यदि मुसलमान को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर स्वीकार किए जाएंगे। तो आप देखोगे कि बेबल प्लान जो शिमला में हुआ, शिमला वो फेल हो गया 1945 में। आगे होता है भारत में आम चुनाव होता है 1945-46 के दौरान। इसमें हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। जो इटली वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन के वो लेबर पार्टी से थे, जिसने भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। दिसंबर 1945 में चुनाव परिणाम घोषित किए गए जिसमें केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% वोट मिले, जबकि प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को मुंबई से मद्रास से संयुक्त प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। सोचिए कांग्रेस यहाँ पर पूर्ण बहुमत में आई। कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 102 में 59 सीट आई थी। कितना? 59 सीट आई थी। प्रांतों में कांग्रेस को 1937 में जहां 711 सीटें मिली थी, वहीं 1946 में 923 सीटें प्राप्त हुई। जब 1937 में एक आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 711 सीट मिला था। फिर 1946 में चुनाव हुआ तो 933 सीटें प्राप्त हुई। सोचिए केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत लीं। केंद्रीय विधानसभा मुस्लिम लीग ने। बंगाल तथा सिंध में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, किंतु हिंदू सिख यूनियनिस्ट दलों ने खिज्र हयात खां के नेतृत्व में साझा सरकार का गठन किया, ठीक है, साझा सरकार बनाई थी। अब आता है नौसैनिक विद्रोह होता है 1946 में। आज़ाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया था। 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी के गैर कमीशन अधिकारी एवं सैनिकों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, नस्ली भेदभाव, खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। यह विद्रोह बम्बई के नए सैनिक प्रशिक्षण पोत
HMIS, ठीक है, HMIS तलवार पर किया गया था। कौन सा पोत था? HMIS, ठीक है, उस पोत का नाम था जहाँ पर सैनिक ने हड़ताल की है। हड़ताली नाविकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया जिसके प्रमुख थे MS खान। कौन थे? MS खान थे। विद्रोही सैनिक BC दत्त की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या नाम था? BC दत्त। भारत जो जहाज था उसमें नाम लिख दिया था भारत छोड़ो। शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य स्थलों पर जैसे कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाज़ों से ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर उनके स्थान पर कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीक वाले तिरंगे, चांद, हंसिया, हथौड़ा के निशान वाले ध्वज फहरा दिए। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को मुंबई में हड़ताल हुई, जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर भाग लिए। सरकार ने विद्रोहियों के दमन हेतु एडमिरल गॉडफ्रे को भेजा। ठीक है, सरकार के व्यवहार को देखते हुए सरदार पटेल ने मामले में हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील की। 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये स्वाभिमान था उनका। कैबिनेट मिशन फिर आता है 1946 में। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1946 में घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहते हैं। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा कर दी। इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष भारत सचिव उस समय थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि अन्य 2 सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसी कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट मिशन को लीड कौन कर रहा था? तो भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस, और 2 और थे, उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स याद रखिए, जो कि वहाँ ब्रिटेन में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर जो ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन का प्रमुख कार्य भारत को शांतिपूर्वक सत्ता स्थानांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। अतः मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जारी किया। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर एक भारतीय संघ के निर्माण की सिफारिश की गई, जिसके पास विदेश विभाग, रक्षा और संचार रहेंगे। शेष शक्तियाँ तथा विशेष राज्यों के पास रहेंगे। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की रचना की गई। प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्णय करने का अधिकार होगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों और शिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होंगी। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। समूह का में जिसमें थे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। समूह ख में देखो तो पंजाब था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध था। समूह ग में देखो तो बंगाल और असम था। संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के 3 वर्ग थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करते थे। 292 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे ब्रिटिश भारत से, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त में से चुने जा, जो कमिश्नरी जोन था, 4 वहाँ से चुने जाने थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया। मिशन ने स्पष्ट किया कि सभी दलों की सहायता से शीघ्र एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। फिर कैबिनेट मिशन पर प्रतिक्रिया क्या हुई? कांग्रेस के अनुसार प्रांतों को यह छूट होना चाहिए कि वे समूहों में सम्मिलित हो या नहीं। इसके अनुसार समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। मुस्लिम लीग के अनुसार समूहीकरण की शर्त समूह ख ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई शुरू की। 7 जून 1946 को कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस संविधान सभा में शामिल होगी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, किंतु लीग अपना पृथक संविधान चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की तथा अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब आता है अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार करने के बाद वेबल द्वारा 6 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जो वायसराय थे वेबल, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी रही थी।
मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। फिर आता है 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा आदि शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा। तो आज इतना ही देखेंगे अंतरिम सरकार की गठन तक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, किसके लीडरशिप में आया था भारत। फिर आपको बताना है कि जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें भारतीय प्रांतों से कितने लोग थे, उसमें देसी रियासत से कितने लोग थे और कमिश्नरी से कितने लोग थे। उसके बाद आपको बताना है बेवल योजना कब आती है। फिर आपको बताना है कि शिमला समझौता जो होता है वो किसके किसके मध्य होता है। भारत में आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था। टोटल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। कुछ इसी तरीके से है, एक बार इसको सुनिएगा, ध्यान से सुन के लिखने की कोशिश किया करिए तो याद रहेगा आपको। थैंक यू, बाय।